हाँ जी, तो अगला टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन भी। तो फ्रिक्शन क्या होता है अभी, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रिक्शन? तो जैसे अभी हम किसी ब्लॉक को अगर मूव करवाना चाहें, मान लो किसी ग्राउंड पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ग्राउंड पे मान लो कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब थोड़ा हैवी ब्लॉक है सपोज, एंड इफ वी ट्राई टू मूव द ब्लॉक बाय अप्लाइंग सम फोर्स, देन वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इट। ऐसा क्यों भी? बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू मूव द ब्लॉक, then an opposing force comes into play। तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स आता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो इसकी मोशन को अपोज करता है। तो फिर इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें इस पे फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है जी। यानी फ्रिक्शन बेसिकली क्या है कि जो मोशन को अपोज करता है। तो यानी जब भी हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करवाना चाहेंगे, तो फिर इन दोनों बॉडीज के बीच में एक फोर्स आएगा, फ्रिक्शन का फोर्स, जो उनके बीच में जो स्लिपिंग है या जो उनके बीच में जो मोशन है उसको अपोज करेगा, ठीक है। सो व्हाट इज फ्रिक्शन भी? सो फ्रिक्शन इट इज द फोर्स which comes into play when one body tends to move, tends का मतलब try to move, when one body tends to move or actually moves over the surface of another body। ठीक है भी। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है भी जो कब आता है, ये फोर्स तब तब लगता है जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो मूव करना चाहे, मतलब मूव करने की कोशिश करे, या फिर एक्चुअली मूव कर रही हो, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर ये ब्लॉक हैवी ब्लॉक है जैसे ये, और इस पे हम कोई एक स्मॉल फोर्स लगाएं, तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं मूव करेगा? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स। मतलब जो ब्लॉक है वो मूव करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन मूव कर नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और अगर हम सपोज ये फोर्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा लगा दें, अगर हम फोर्स को बढ़ा के थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दें, देन द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी आएगा भी, ठीक है। अगर ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे तो फ्रिक्शन फोर्स तो तब भी आएगा। यानी बॉडी मूव करने की कोशिश करे या एक्चुअली मूव कर रही हो, तो दोनों केस में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है भी वो सरफेस के पैरेलल लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसके बॉटम सरफेस पे, तो बॉटम सरफेस के पैरेलल लग रहा है अभी फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स पैरेलल to the surfaces in contact, ठीक है जी।
अच्छा ये बताओ भी कि क्या फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है या मोशन को सपोर्ट भी करता है भी फ्रिक्शन? हाँ जी। क्या फ्रिक्शन मोशन को हमेशा अपोज ही करता है भी, या फिर वो मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है फ्रिक्शन? हाँ जी बताओ भी। कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें फ्रिक्शन सपोर्ट करता हो मोशन को? जैसे वॉकिंग भाई, एग्जांपल वॉकिंग। क्या हम बिना फ्रिक्शन के चल सकते हैं अभी? इज वॉकिंग पॉसिबल विदाउट फ्रिक्शन? नो सर। तो फिर वॉकिंग में फ्रिक्शन हमारी हेल्प करता है ना भी। सर फिर तो मतलब कार की अगर ब्रेक्स लगाएं तो कार रोकने के लिए भी फ्रिक्शन हेल्प करेगी। हाँ, कार को चलाने के लिए भी फ्रिक्शन हेल्प करेगी। अगर मान लो कार किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़ी हो और हम कार को चलाएं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा टायर्स और ग्राउंड के बीच में, तो फिर पहिए केवल घूमते रहेंगे, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे कई बार कार किसी मड वगैरह में फंस जाए, तो हम जैसे जोर से जब लगाते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं, तो पहिए घूमते रहते हैं कार के, लेकिन कार आगे नहीं बढ़ती भी। तो देखो, कार को चलाने के लिए, कार को रोकने के लिए, इवन कार को मोड़ने के लिए, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रिक्शन बिना तो कुछ भी फिर पॉसिबल नहीं होगा भी। इंजन तो केवल कार के पहिए को घुमा सकता है भी, ठीक है। लेकिन अगर मतलब जो कार के टायर्स हैं और ग्राउंड के बीच अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, तो फिर कार आगे नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि भी फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज ही करता है। फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है भी। अब ये बात समझाइए आपको। तो फ्रिक्शन मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे मान लो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है अभी। एक ये ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है। अगर हम नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, तो साथ में ये वाला ब्लॉक भी चलता है अभी। अगर हम ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएं, तो साथ में ए वाला भी चलता है ना अभी। तो ए वाला कैसे चला अभी? या मान लो अगर हम फोर्स नीचे वाले ब्लॉक की बजाय ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, तब भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे ही चलें। अगर हम नीचे वाले की बजाय ऊपर वाले पे फोर्स लगाएं, और अगर दोनों ब्लॉक्स में कोई फ्रिक्शन है यहाँ पे, मान लो ग्राउंड स्मूथ है, ग्राउंड और बी के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ए और बी के बीच फ्रिक्शन है, हम फोर्स लगा रहे हैं ए पे, तो हो सकता है कि दोनों इकट्ठे चलेंगे। तो उसके लिए आप ये वीडियो देखो, मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है। जैसे ये रिमोट ले लिया मैंने, ये नीचे वाली बॉडी बी मान लो, इसके ऊपर मैंने मोबाइल रख दिया, इसको ए मान लिया मोबाइल को। अब मैं ए पे फोर्स लगा रहा हूँ अभी, तो साथ में बी भी चल रहा है देखो।
ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ तो साथ में नीचे वाली बॉडी भी चल रही है। या मैंने अब इसको नीचे रख दिया, इसको ऊपर कर दिया, अब नीचे वाली बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ तो ऊपर वाली बॉडी भी चल रही है अभी। ठीक है जी। तो इससे क्या पता लगा अभी आपको? देखो हम फोर्स तो, जैसे फर्स्ट केस में फोर्स तो हम बी पे लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ए भी चल रहा है अभी। तो फिर ए क्यों चल रहा है अभी? हमने ए पे तो कोई फोर्स लगाया नहीं, तो फिर ए क्यों चला? दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। या सेकंड केस में हमने फोर्स तो ए पे लगाया, बी क्यों चला अभी? अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम फर्स्ट केस में अगर बी का एफ डी बनाएं, तो बी पे फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो फिर बी ए के रिस्पेक्ट में जब आगे जाना चाहेगा तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग जाएगा। और फिर अगर ए का डायग्राम बनाएं तो थर्ड लॉ से फिर ए पे फ्रिक्शन फोर्स ये आगे लग जाएगा, यानी एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो बी पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा और ए पे फ्रिक्शन फोर्स आगे आएगा। तो फिर इसी फ्रिक्शन की वजह से ए आगे चलेगा। तो हेयर फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन ऑफ ए, बट फ्रिक्शन हेयर अपोजेस द मोशन ऑफ बी। ठीक है। सिमिलरली इन सेकंड केस अगर हम ए का बी डी बनाएं, तो ए पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो ए बी के रिस्पेक्ट में जब आगे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लग जाएगा। तो फ्रिक्शन फिर यहाँ पर ए की मोशन को अपोज करेगा। और अगर बी का एफ डी बनाए तो थर्ड लॉ से फिर बी पे फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा और इसी फ्रिक्शन की वजह से बी आगे जाएगा। सो हेयर फ्रिक्शन विल सपोर्ट द मोशन ऑफ बी। अब ये बात समझ आई सभी को? ठीक है। तो फ्रिक्शन इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रिक्शन जो है भी वो मोशन को अपोज भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात दोनों में कॉमन है भी, वो क्या है दोनों में कॉमन? कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। पहली बात तो भी फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सरफेसेस के पैरेलल लगते हैं, जैसे यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेसेस। और सेकंड पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसी डायरेक्शन में लगता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है बॉडीज के बीच। ठीक है भी। एंड फ्रिक्शन फोर्स acts in such a direction so as to oppose the relative motion between two bodies. ठीक है जी। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट वो ये निकला कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी एक सिंगल बॉडी की मोशन को अपोज भी कर सकता है और सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन होना चाह रही होगी उसको हमेशा वो अपोज करेगा। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहेगी, यानी बी ए के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा तो फिर बी की मोशन को अपोज करेगा। यहाँ पर ए बी के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा
तो एक ही मोशन को अपोज करेगा, यानी यहाँ पे रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहे हैं फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो ये है। तो यहाँ तक समझ आ गई सभी को? इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रिक्शन दो तरह का हो सकता है। हाँ जी, टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, and second is rolling friction. तो what is sliding friction? तो डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगी भी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इट इज दैट फोर्स which comes into play when one body tends to slide. तो यहाँ पे मूव की जगह पे आ जाएगा स्लाइड, और एक्चुअली स्लाइड्स तो ऐसे आ जाएगा ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ठीक है भी, जैसे हमने ये वाले केसेस जो देखे, तो यहाँ पर जो ये फ्रिक्शन था जो भी हमने लगाया, सो दिस वाज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो here one body tends to move, tends to slide over the surface of other body. फिर सेकंड है भी रोलिंग फ्रिक्शन, तो इसकी डेफिनेशन भी सेम हो जाएगी, बस यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा रोल। It is that force which comes into play when one body tends to roll or actually rolls over the surface of another body. जैसे मान लो कोई व्हील है भी, ठीक है, मान लो कोई व्हील है ये जो ग्राउंड पे रोल करना चाह रहा है, तो फिर तब जो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो वो होगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर कोई बॉडी स्लाइड करना चाहिए तो तब जो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे तो वो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, जो रोलिंग फ्रिक्शन है भी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका बस हमें केवल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, तो विच वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द चैप्टर कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे लगता है। इसके बारे में हम जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे, एंड एज ऑफ नाउ वी विल डिस्कस ओनली अबाउट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्यों लगता है अभी दो बॉडीज के बीच में? तो इसके दो व्यू हैं हमारे पास भी, एक है ओल्ड व्यू और सेकंड है मॉडर्न व्यू। तो पहले हम ओल्ड व्यू देख लेते हैं भी, ओल्ड व्यू क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड व्यू, जो सरफेसेज हमें मान लो हम जैसे किसी बॉडी को देखते हैं, the surfaces which appear to be smooth to naked eye is actually contain some irregularities. तो बेसिकली जो ओल्ड व्यू कहता है कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ड्यू टू
roughness of surface. The surfaces which appear to us to be very smooth. The surfaces which appear smooth to naked eyes actually contain lot of irregularities. When seen through a microscope. ठीक है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है जो हमें दिखने में स्मूथ लग रहा है, but when we see this surface through a microscope, so this is found to contain a lot of irregularities like this. इस टाइप से थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है इसका सरफेस। जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं डिप्रेशन, और जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो जब हम दूसरी बॉडी को इसके ऊपर रखेंगे भी, तो दूसरी बॉडी के सरफेस में भी ये इरेगुलरिटीज होंगी। तो मान लो हमने दूसरी बॉडी को इस पे रखा, तो क्या होता है कि एक बॉडी के प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस दूसरी बॉडी के प्रोजेक्शंस और डिप्रेशन से इंटरलॉक हो जाते हैं भी, लाइक दिस। तो मान लो सेकंड बॉडी है, इसमें आगे लिख लो भी, when one body is kept on the other body, then projections and depressions of one body are interlocked with projections and depression of other body. Now to move the body, अगर हमने बॉडी को मूव करवाना है भी, तो we will have to apply some force to break these interlockings, ठीक है जी। So now to move one body over the other body, we have to apply some force to break these interlockings. And the amount of force which we have to apply will give us the measure of friction force. तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तो इसका मतलब फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है जी। And the amount of force applied
to move the body gives us the measure of friction force. तो ये है भी ओल्ड व्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली इंटरलॉकिंग की वजह से है, प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस की एक बॉडी के दूसरी बॉडी के साथ। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं भी। तो इसके बाद अभी लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है भी अगर ये फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग्स की वजह से है तो अगर मान लो एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है दो बॉडीज का आपस में, तो फिर नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग्स भी ज्यादा होंगी, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग्स कम होंगी, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है that should depend upon the area of contact. So according to this view, friction between two bodies should depend upon area of contact. मतलब जैसे मान लो हमने ग्राउंड पे सपोज एक बॉडी को ऐसे रखा, पहले मान लो ऐसे रखा, और फिर इसे घुमा के ऐसे रख दिया मान लो, फिर घुमा के ऐसे रख दिया मान लो। तो अभी सेकंड केस में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे वो कम है, और फर्स्ट केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए। But experimentally it is found that friction is independent of area of contact as long as normal force remains same. तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे वो इसके वेट के बराबर होगा, mg के बराबर होगा, और यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स क्या होगा, इसका वेट के बराबर होगा। तो बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड that friction force, that friction is independent of area of contact as long as normal force remains same. तो अगर इन दोनों केसेस में नॉर्मल फोर्स अगर सेम है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी दोनों केस में सेम होगी, ठीक है। तो फर्स्ट लिमिटेशन तो इसका ये वाला हो गया। इसके बाद अभी सेकंड लिमिटेशन क्या है इसका,
हाँ जी तनिष, कुछ कहना चाह रहे हो भी? सर इसका रीज़न क्या है कि मतलब ये एरिया के इंडिपेंडेंट है? अब वो हम जो मॉडर्न व्यू है उसमें देखेंगे ना, तो मॉडर्न व्यू विल एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। ठीक है जी। अच्छा, इसकी सेकंड लिमिटेशन जो है वो ये है भी, अगर मान लो हम सरफेसेस को वेल पॉलिश करके, मतलब सरफेसेस को रगड़ के उनको एकदम स्मूथ बना दें, उनको एक्स्ट्रा स्मूथ बना दें कि ताकि जो इरेगुलरिटीज हैं वो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी ना दिखे हमें, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी हमें सरफेस वो स्मूथ दिखे, तो फिर तो फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाना चाहिए भी। हाँ भी ठीक है भी। अगर हम सम हाउ सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ बना दें, उनको वेल पॉलिश करके, सो दैट आपको इंटरलॉकिंग ही नहीं बचे, फिर तो फ्रिक्शन एकदम खत्म हो जाना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी अपोजिट, means when surfaces are made extra smooth, then instead of decreasing, friction is found to be increasing. So if surfaces are made extra smooth, then friction should almost become zero or very small. Friction should almost become zero or very small. But experimentally, it is found that friction increases instead of decreasing. But experimentally, it is found that instead of decreasing, friction increases. तो ये इसके दो लिमिटेशंस हैं भी, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए देन वी हैव मॉडर्न व्यू। तो लेट्स सी व्हाट इज द मॉडर्न व्यू। अब यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो मॉडर्न व्यू ये कहता है जी, जो फ्रिक्शन फोर्स है दो बॉडीज के बीच में, वो होता है बेसिकली स्ट्रॉन्ग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है जी। So according to modern view, the friction arises due to strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the points of actual contact. At the points of actual contact. बेसिकली आपने पढ़े होंगे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो तरह के होते हैं,
कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ये पढ़ा हुआ है अभी आपने? व्हाट आर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, ये क्या होते हैं अभी? नो सर, पता नहीं सर। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स ये होते हैं भी, जैसे अगर मान लो ये कोई दो सब्सटेंस है, कोहेसिव फोर्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of same substance, और एडहेसिव फोर्स होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द molecules of different substance। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब इनको हम पास में लाते हैं तो जो यहाँ के मॉलिक्यूल्स हैं भी इनके, तो अगर इसको हम थोड़ा एनलार्ज करके देखें इस चीज को, तो मान लो ये मॉलिक्यूल है ऑब्जेक्ट ए का और ये मॉलिक्यूल है ऑब्जेक्ट बी का। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज भी होता है, प्रोटॉन्स भी होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है जी। और ऐसे इस मॉलिक्यूल में प्रोटॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स आएगा, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स आएगा। यानी यहाँ पे कुछ फोर्सेस रिपल्शन के होंगे तो कुछ फोर्सेस अट्रैक्शन के होंगे। तो फिर दोनों केस पॉसिबल है कि नेट फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, नेट फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स आता है तो यहाँ पे होता है नेट फोर्स अट्रैक्शन का होता है भी यहाँ पे, ठीक है भी। तो इस तरह से जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके मॉलिक्यूल्स में आपस में जो नेट फोर्स आएगा अट्रैक्शन का, बिकॉज ऑफ द चार्जेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में आपस में एक बॉन्ड बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ये सेम सब्सटेंस के बीच हो, मतलब ये भी ए है और ये वाला भी ए है, तो फिर इसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और अगर ये दोनों सब्सटेंस अलग अलग है, मान लो ये ए है और ये वाला बी है, तो फिर इसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। दोनों फोर्सेस ये अट्रैक्शन वाले ही होते हैं दोनों भी, ठीक है भी। तो फिर अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और molecular forces of attraction between the two surfaces at the points of actual contact। तो मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, जैसे जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखते हैं, मान लो एक बॉडी का ये सरफेस है और दूसरी बॉडी का सरफेस ये वाला है मान लो, तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शन और डिप्रेशन इंटरलॉक हो जाती है, तो कुछ ऐसे होता है लाइक दिस। तो एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे यहाँ पे है, हमें बाहर से दिखने में ये लगेगा कि ये पूरा एरिया आपस में कांटेक्ट में है दोनों बॉडीज का, ये पूरा एरिया आपस में कांटेक्ट में है, लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बीच में काफी एम्प्टी स्पेस होगा, सो देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। और जो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट है दैट इज मच लेस देन द एरिया ऑफ कांटेक्ट व्हिच वी सी फ्रॉम आउटसाइड।
ऑलमोस्ट इन द रेशियो 1:10 की पावर 4। तो फिर जो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं अभी। और फिर यहाँ पे इनमें ऑलमोस्ट बॉन्डिंग हो जाती है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाते हैं इनमें। इसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। दे आर ऑलमोस्ट वेल्डेड टुगेदर, तो इसे क्या बोलते हैं भी? कोल्ड वेल्डिंग। जैसे आपने देखा होगा भी, जैसे अगर आप मान लो आप किसी फाइल में कुछ पन्ने लगा के रख दो और उस फाइल को फिर 4-5 साल के बाद निकालो, तो क्या देखते हो भी? वो पन्ने आपस में चिपक जाते हैं। ये देखा भी आपने कभी इस तरह से? यस सर। तो बेसिकली क्या होता है, वो जब पन्ने ऐसे पड़े रहते हैं मतलब काफी टाइम तक, तो उनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने शुरू कर देते हैं और फिर वो चिपक जाते हैं आपस में भी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे भी प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट क्योंकि काफी कम हो गया, तो फिर प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है। तो इन पॉइंट्स पे प्रेशर काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के मॉलिक्यूल्स आपस में काफी क्लोज आ जाते हैं। मतलब इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो आपस में बॉन्ड्स बना लेते हैं। तो फिर अगर हमने एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे मूव करवाना है, तो फिर हमें इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन बॉन्ड्स को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए फिर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स विल गिव अस द मेजर ऑफ फ्रिक्शन। अब ये समझ आ गई सभी को भी इसका क्या कारण है फ्रिक्शन का? यस सर। ठीक है। So according to the modern view, the cause of friction is strong atomic and molecular forces of attraction. And to move one body on the other body, we have to break these cold weldings, these bonds. ठीक है भी? So which gives us the measure of friction. Now let us see how this modern view explains the limitations of old view. तो इसका पहला लिमिटेशन क्या था भी? कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है। तो देखो भी, सीधी सी बात है, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे, बट प्रेशर कम होने की वजह से जो ईच बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा होने से फिर बॉन्ड कम बनेंगे, लेकिन बॉन्ड थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे भी। तो फिर बात बराबर हो जाती है, तो नेट इफेक्ट सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है भी? हाँ जी, बात समझ आई आपको भी? यस सर। ठीक है, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी कम हो जाएंगे, वो बात ठीक है। बट एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ईच बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी फिर बढ़ जाती है। तो कुल मिला के टोटल बात फिर वही रहती है। तो इस करके जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एरिया के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है जी। और सेकंड क्या था भी? सेकंड लिमिटेशन क्या था? कि अगर सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर दें तो फिर फ्रिक्शन जो है वो घटने के बजाय बढ़ जाता है। तो दैट इज ऑब्वियस भी। अगर आपने सरफेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर दिया इस तरह से भी, तो फिर तो काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाएंगे ना।
ठीक है, फिर तो काफी सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लोज आ जाएंगे, फिर काफी सारे बॉन्ड बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स विल इंक्रीज सो मच, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पर काफी बढ़ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई भी ये चीज। तो अगर हम सरफेसेस को एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं तो उससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो द मॉडर्न व्यू करेक्टली एक्सप्लेन्स द लिमिटेशंस ऑफ ओल्ड व्यू। तो अब बताओ भी, ये हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। इसमें जरा बताओ भी कोई डाउट्स वगैरह हो तो कुछ। हाँ जी, अब तक जो हमने डिस्कस करा उसमें कोई डाउट्स वगैरह हैं तो बताओ। नो सर। आगे चलें फिर। चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ये बेसिकली जो कॉज था ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन का कॉज था। अभी ये रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद अभी टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन and second is kinetic friction. काइनेटिक फ्रिक्शन को हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मान लो Fs और काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो Fk। तो लेट्स सी व्हाट इज स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लो भी एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा हुआ है, and suppose we apply some force on the block, और मान लो ब्लॉक थोड़ा हैवी है और फोर्स की वैल्यू कम है, so that the block is not able to move। तो अगर ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं मूव कर पा रहा भी? इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मान लो ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा तो तब यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर ब्लॉक फाइनली रेस्ट पे है तो नेट फोर्स इस पे 0 होना चाहिए। तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन विल बैलेंस द अप्लाइड फोर्स। तो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन भी? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन which comes into play when the motion has yet not started। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन फोर्स which comes into play when the motion has yet not started। मतलब मोशन होना चाह रही है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा
उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है भी। अब अगर मान लो हम एफ की वैल्यू बढ़ानी शुरू कर दें भी, नाउ लेट एफ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो क्या होगा भी? अगर हम एफ की वैल्यू बढ़ाना शुरू कर दें और अगर मान लो ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है, तो फिर एफ एस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है भी। अगर ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है दूसरे फोर्सेस पे। अगर मान लो ये फोर्स 10 न्यूटन का है तो फिर ये भी 10 न्यूटन का हो जाएगा। ये 20 न्यूटन का है अगर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का हो जाएगा। यानी जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होगी तब तक एफ एस की वैल्यू फिक्स नहीं होगी, वो डिपेंड करेगी कैपिटल एफ के ऊपर। यानी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ठीक है भी, तो पहला पॉइंट ये हो गया इसमें। अच्छा, मान लो अगर हम एफ की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो एक टाइम आएगा भी जब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा। इफ वी कंटिन्यू टू इंक्रीज एफ, a time will come when block is about to move अभी मूव किया नहीं है लेकिन जो ब्लॉक है वो जस्ट मूव करने वाला ही है, बस अबाउट टू मूव है। तो फिर उस टाइम पे जो फोर्स आएगा भी इस पे, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन आएगा उसे क्या बोलेंगे हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन फ्रिक्शन appearing at that time is known as limiting friction। एफ एल। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है अभी वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम कह सकते हैं। ठीक है भी, तो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही है क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाली होगी उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, और उस समय इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन ही है भी, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, यानी दो सरफेसेस के बीच में कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन आ सकता है। तो व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन भी? इट इज मैक्सिमम
friction which can appear between two surfaces. यानी उन दो सरफेसेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है, वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसी भी कीमत पे इससे ज्यादा नहीं आ सकता उन दोनों बॉडीज के बीच। और फिर अगर हम इससे भी ज्यादा फोर्स लगा देंगे, अगर इससे भी ज्यादा फोर्स लगा दें तो फिर तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। फिर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पे उसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। तो व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन भी? तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द मोशन हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो बस ऐसे कर लोगे, काइनेटिक कर लोगे यहाँ पे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हिच कम्स इनटू प्ले व्हेन द मोशन हैज स्टार्टेड। तो फिर इसकी ये डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ जी, समझ आ गई सभी को ये? अच्छा, इसके अलावा भी जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी कम होती है। तो एफ के इज स्लाइटली लेस देन एफ एल। ऐसा क्यों भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ऐसा क्यों भी? देखो, उसका कारण ये है कि भाई जब हमने बॉडी को चलाना है तो बेसिकली जो बॉन्ड बन चुके हैं यहाँ पे, जो कोल्ड वेल्डिंग हो चुकी है यहाँ पे, तो इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक बार मोशन को स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन एक बार मोशन अगर स्टार्ट हो गई तो उसके बाद फिर जो बॉन्ड्स हैं उनको बनने का मौका कम मिलेगा। ठीक है, एक बार मोशन अगर स्टार्ट हो गई तो फिर बॉन्ड्स को बनने का चांस कम मिलेगा, और बॉन्ड बनेंगे भी तो उनकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा नहीं होगी। तो इस करके फिर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसकी मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए। सो दैट्स व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ जी, ये बात समझाई सभी को भी? ठीक है, एक बार मोशन अगर स्टार्ट हो गई उसके बाद फिर बॉन्ड्स को बनने का चांस कम मिलेगा, तो फिर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है भी? अब यहाँ तक समझ आ गई सभी को? अच्छा, भी एक बार मोशन अगर स्टार्ट हो जाए उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी अप्लाइड फोर्स पे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से लेकर एफ तक कुछ भी हो सकती है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर एफ तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाती है। यानी once the motion begins then kinetic friction almost becomes constant। तो अभी अगर इस सिचुएशन के लिए हमने फ्रिक्शन
और अप्लाइड फोर्स में ग्राफ ड्रा करना हो तो ग्राफ कैसा आएगा? मान लो कोई ब्लॉक हमने ग्राउंड पे रखा और इस पे कोई फोर्स लगाया, तो उस पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और हमने फ्रिक्शन वर्सेज अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्राफ ड्रा करना हो तो ये ग्राफ कैसा आएगा? अब ये ग्राफ कैसे आएगा? देखो जब तक मोशन स्टार्ट नहीं होती है तब तक तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है, तो इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन एट एंगल 45 डिग्री। और जब यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी जब फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगी फॉर दिस फोर्स, देन द मोशन विल स्टार्ट। और जब मोशन स्टार्ट हो जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पे काइनेटिक। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग से थोड़ा कम होगा तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आएगा। और उसके बाद फिर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अब ये ग्राफ समझ आ गया भी? तो फ्री हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। देयर में बी स्लाइट फ्लक्चुएशंस बट इट्स वैल्यू रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। ठीक है जी, तो ये ग्राफ आ जाएगा फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स में। हाँ जी, एनी डाउट्स टिल नाउ? देखो भी आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब क्या होता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है दो बॉडीज के बीच में, बट फ्रिक्शन की वैल्यू जो एक्चुअल आएगी दो बॉडीज के बीच में वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे। ठीक है, मान लो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, अगर फोर्स काफी कम लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन भी कम ही आएगा भी, उतना ही फ्रिक्शन आएगा जितना जरूरत है बॉडी को मूव करने से रोकने के लिए। फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन भी ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं और सपोज हमारी जेब में 100 रुपए हैं, तो व्हाट इज मैक्सिमम अवेलेबल मनी इन योर पॉकेट? सो दैट बिकम्स ₹100। ठीक है भाई, आपकी जेब में मैक्सिमम 100 रुपए हैं तो एक तरह से ये बन जाएगा FL, लिमिटिंग, यानी लिमिटिंग अमाउंट इतनी है आपके पास, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। अब मान लो आप मार्केट जाते हो और कोई चीज मार्केट में 10 रुपए की है, कोई 20 रुपए की है, मान लो कोई 50 रुपए की है, तो फिर जो उसकी कीमत होगी वही उतना ही पे करोगे ना भी आप उसको, दुकानदार को। अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो उसको आप 10 रुपए ही दोगे, ये थोड़ी कि 100 का 100 पकड़ा दोगे उसको। तो वही चीज फ्रिक्शन के साथ है। तो FL होता है कि भाई मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना आ सकता है जरूरत पड़ने पे, बट आएगा कितना, जितना रिक्वायर्ड होगा उस बॉडी की मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, हाँ लेकिन जो फ्रिक्शन है वो 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 100 से ज्यादा होगा तो फिर मोशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई चीज अगर 100 रुपए से ज्यादा की है देन यू कांट बाय दैट
दैट थिंग, फिर आपको उस दुकान से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अब हम बात करेंगे एफएल के बारे में भी, कि एफएल की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकालते हैं इसको। हाँ जी, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये स्कूल एग्जाम में आता है भी ये क्वेश्चन। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर भी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन between two bodies is directly proportional to normal force between those bodies. So limiting friction is proportional to normal force. And if you remove this proportionality sign, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है भी म्यू एस। तो म्यू एस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो where mu s is known as coefficient of static friction. And its value depends on the nature of surfaces of the bodies in contact. Its value depends upon nature of surfaces of bodies in contact. ठीक है जी। मतलब अगर सरफेसेस रफ होंगे, ज्यादा रफ होंगे, तो म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, म्यू एस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। थोड़े स्मूथ होंगे तो म्यू एस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक। और सेकंड पॉइंट है भी कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये पहले हम कर चुके हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट as long as normal force remains same. तो सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट ये ऊपर आ चुका है बेसिकली कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट।
तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन nature of surfaces in contact. हाँ जी, ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट भी हम पहले कर चुके हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू bodies. Direction of friction is such that it always opposes relative motion between two bodies. So these are the laws of limiting friction. In the same way, you can also write the laws of kinetic friction. तो वहाँ पे FL की जगह पे FK आ जाएगा, तो FK proportional to N, and if you remove the proportionality sign तो यहाँ से यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू के, तो म्यू के इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ स्टैटिक की जगह पे काइनेटिक आ जाएगा, और म्यू के की वैल्यू भी नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करेगी। अब अच्छा, क्योंकि एफ के थोड़ा कम होता है भी एफ एल से, तो फिर म्यू के की वैल्यू भी थोड़ी म्यू एस से कम होगी, तो म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस, और बाकी तीनों लॉ सेम होंगे। ठीक है, तो फिर एफ एल का फार्मूला हो गया म्यू एस इंटू एन, और एफ के का फार्मूला हो गया म्यू के इंटू एन, और म्यू के थोड़ा सा कम होता है म्यू एस से। बट अगर क्वेश्चन में हमें सपोज एक ही वैल्यू दी हुई है म्यू की, ठीक है, अगर हमें म्यू के और म्यू एस की वैल्यू अलग अलग नहीं दी हुई है, केवल एक ही वैल्यू दी हुई है, तो फिर उस केस में आप म्यू के और म्यू एस को इक्वल ले लोगे, तो फिर उस केस में एफ के और एफ एल की वैल्यू सेम हो जाएगी। इफ यू आर गिवन ओनली वन वैल्यू ऑफ म्यू इन द क्वेश्चन, देन एफ के एंड एफ एल विल बी सेम। हाँ, ये बात समझ आ गई सभी को? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट भी किसी को? इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट है भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। मान लो भी हमने कोई एक ब्लॉक ग्राउंड पे रखा, और उस पर कोई फोर्स लगाना शुरू किया, तो उस पर क्या क्या फोर्स आएगा? एक तो फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ, एक नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ, और इसका वेट आएगा नीचे की तरफ। मास इसका m मान लो,
और n की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी। और मान लो हम इतना फोर्स लगा रहे हैं कि दिस ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, तो फिर यहाँ जो फ्रिक्शन आएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है, द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, तो फिर जो फ्रिक्शन आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, भी जो फ्रिक्शन है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नॉर्मल फोर्स है ये भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये दोनों कॉन्टैक्ट की वजह से है ना भी, अगर हम ब्लॉक को ग्राउंड से ऊपर उठा लें तो फिर ना तो नॉर्मल फोर्स रहेगा ना फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। तो फ्रिक्शन एंड नॉर्मल बोथ आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा फ्रिक्शन और नॉर्मल का, तो वो इस तरफ हो जाएगा, कंप्लीट दी पैरेललोग्राम। तो दोनों का नेट रिजल्टेंट ऐसे हो जाएगा। सपोज आर, तो आर इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, तो फिर आर की वैल्यू हो जाएगी √n² प्लस FL², और FL की वैल्यू होती है अभी μs इंटू n, हमने जो ऊपर करी, FL इक्वल टू μs इंटू n। अगर FL की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो फिर n कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस μs²। तो भी R इज नोन एज नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो R हो जाएगा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है भी, इट इज डिनोटेड बाय फाई। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है एंगल बिटवीन नेट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, यानी ये वाला एंगल, when the block is about to move. So this angle is known as angle of friction. ठीक है जी। So angle of friction is the angle between net contact force and normal force when the block is about to move. और फिर अगर डायग्राम से देखें तो tan phi की वैल्यू आएगी, ये लेंथ भी FL के बराबर हो जाएगी, तो tan phi आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी FL अपॉन n। FL की वैल्यू पुट कर दो μs इंटू n, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan phi आ जाएगा μs और phi आ जाएगा tan इनवर्स μs। ठीक है, सो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ तक समझ आ गई सभी को? एनी डाउट्स इन दिस? ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसको डिनोट करेंगे अल्फा से। तो ये क्या होता है देखिए, मान लो भी ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है एंगल थीटा पे, और हमने इस पे एक ब्लॉक रख दिया,
block of mass m, and suppose the block is not moving, मतलब एंगल अभी काफी कम है, तो जिसकी वजह से ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा. नाउ सपोज इफ वी इंक्रीज द एंगल, अगर हम एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, इफ थीटा स्टार्ट्स टू इंक्रीज, तो फिर एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होगा, तो वो जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज. तो मान लो वो एंगल अल्फा हो जाता है, तो जब थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर हो जाती है, देन सपोज द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव. अभी मूव किया नहीं है लेकिन ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, देन दिस एंगल अल्फा इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज. तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्योंकि अब यहाँ पे ब्लॉक मूव करने वाला है, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा ऊपर की तरफ वो लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा. इसके अलावा भी नॉर्मल फोर्स आएगा, और बाकी एम जी के कंपोनेंट्स इस तरफ होता है एम जी साइन अल्फा, और इस तरफ एम जी कोस अल्फा. और अगर फोर्सेस को बैलेंस करो, थोड़ी यहाँ पे जगह छोड़ देना भी, अगर फोर्सेस को बैलेंस करो तो क्या आएगा? तो नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस एम जी कोस अल्फा, and friction force will balance mg sin alpha. फिर FL की वैल्यू होती है अभी म्यू एस इंटू एन, और एन की ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे mg cos अल्फा. mg कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से tan अल्फा आ जाएगा म्यू एस के बराबर. सो अल्फा इज tan इनवर्स म्यू एस. तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी यही वैल्यू आई थी भी, tan इनवर्स म्यू एस. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज दोनों सेम ही होते हैं न्यूमेरिकली, बस केवल इनको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग है, अदरवाइज न्यूमेरिकली बोथ आर सेम. ठीक है, अब यहां तक समझ आ गई? व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज? तो एंगल ऑफ द इंक्लाइन प्लेन व्हेन द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट. लेकिन इस केस में भी जब थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है तब क्या होगा भी? अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से कम है यहाँ पे फर्स्ट केस में, तो फिर मोशन स्टार्ट नहीं होगी, और फिर जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आएगा वो आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है भी, अब क्योंकि मोशन मतलब मोशन हो नहीं रही है, तो फिर फ्रिक्शन कौन सा आएगा यहाँ पे? तो फ्रिक्शन आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन. बाकी नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, और इस तरफ एम जी साइन थीटा, और इस तरफ एम जी कॉस थीटा. तो नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस एम जी कॉस थीटा, एंड फ्रिक्शन विल बैलेंस एम जी साइन थीटा. तो फिर इसमें ये इक्वेशन आ जाएंगे. ठीक है, और थर्ड केस हम ले सकते हैं भी, अगर थीटा की वैल्यू अल्फा से ज्यादा हो जाए,
इफ थीटा बिकम्स ग्रेटर देन अल्फा, यानी अगर एंगल हम और बढ़ा दें, अल्फा से ज्यादा एंगल कर दें, फिर क्या होगा भी? देन मोशन विल स्टार्ट, स्लिपिंग विल स्टार्ट। तो फिर जो ब्लॉक है अभी वो स्लिप करना शुरू कर देगा। और फिर जो फ्रिक्शन आएगी वो आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो फिर इसमें एक्सेलरेशन कितनी होगी भी? अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो कितनी आएगी? तो नीचे फोर्स आएगा भी mg sin थीटा, इस तरफ आएगा mg cos थीटा नॉर्मल, और fk की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन। नॉर्मल फोर्स विल बैलेंस mg cos थीटा, तो n की वैल्यू होगी mg cos थीटा, तो फिर fk हो जाएगा म्यू के इंटू mg cos थीटा, एंड अलोंग द इंक्लाइन नेट फोर्स हो जाएगा mg sin थीटा माइनस fk इक्वल टू ma। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। fk की वैल्यू पुट कर दो भी ये वाली, mm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी g sin थीटा माइनस म्यू के g cos थीटा, तो फिर ये एक्सेलरेशन आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, समझ आ गई भी यहाँ तक? यस सर। तो ये हमारी फ्रिक्शन की थ्योरी खत्म हो गई है। फिर इसमें भी जो है बुक्स में ये दिया होता है जैसे कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। इसका मतलब क्या हुआ अभी? फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ये टेक्स्ट बुक वगैरह में दिया होता है। तो इसका मतलब क्या है अभी? इसका मतलब है कि भाई फ्रिक्शन एक जरूरी बुराई है, यानी फ्रिक्शन एक बुराई भी है, लेकिन इसके बिना हमारा काम भी नहीं चलेगा। तो वी कैन यू टेल द सिचुएशंस वेयर द फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, कि फ्रिक्शन के बिना जहाँ पे हमारा काम नहीं चलेगा, तो ऐसी कोई चीजें आप बता सकते हो? वॉकिंग। वॉकिंग, यस सर। ठीक है, वॉकिंग हो गई, और कुछ? सर राइटिंग। राइटिंग, ठीक है। अभी अगर मान लो हमारे पेन और कॉपी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर लिखना मुश्किल होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से लिख पाते हैं हम। जैसे अगर आप अपने पेन को अगर किसी स्मूथ सरफेस पे चलाना चाहो तो फिर वहां पे नहीं लिखा जाता हमसे। और कोई एग्जांपल भी? व्हीकल के ब्रेक नहीं काम करेंगे भी उसके बिना। हाँ जी, अनन्या ने लिखा है इट प्रिवेंट्स शू सोल्स फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड। ये कैसे भी? चलो इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, वॉकिंग हो गई, राइटिंग हो गई,
ब्रेक्स ऑफ व्हीकल, तो ब्रेक्स काम नहीं करेंगे बिना फ्रिक्शन के। इसके अलावा जो नट्स और बोल्ट्स होते हैं भी, वो टाइट नहीं होंगे बिना फ्रिक्शन के। तो नट बोल्ट में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से वो टाइट होते हैं, या स्क्रू वगैरह हो गए तो वो टाइट नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा भी जो हमारे कपड़े, जो हम कपड़े सिलते हैं धागे से, तो धागे और कपड़े के बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है, या धागे में आपस में फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से हम कपड़े सिल सकते हैं। तो अगर मान लो धागे और कपड़े में फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो फिर वो कपड़े खुल जाएंगे, तो वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं। ठीक है। इसके अलावा जैसे जो भी फेविकोल, गम वगैरह से हम चिपकाते हैं चीज़ों को, तो फिर वो भी काम नहीं करेंगे बिना फ्रिक्शन के। अगर आप किसी बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे फेविकोल से कोई चीज़ चिपकाना चाहो तो चिपकाने में दिक्कत आती है अभी। ठीक है। या फिर जो हम जैसे पावर ट्रांसफर करते हैं बेल्ट से फ्रॉम वन पुली टू अदर पुली, ठीक है, जब एक पुली को घुमाते हैं तो दूसरी भी घूमने लगती है। इट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बेल्ट एंड पुली। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होता है अभी पुली और बेल्ट के बीच में, तो इसकी वजह से हम पावर ट्रांसफर कर पाते हैं फ्रॉम वन पुली टू अदर पुली। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर ये पुली नहीं घूमेगी। ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारी एक्टिविटीज हैं भी जहाँ पे हमें फ्रिक्शन के बिना काम नहीं चलेगा। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसके बाद भी डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं भी इसके? Sir, wear and tear of the tires of any vehicle. हाँ ठीक है, अभी वेयर एंड टेयर ऑफ टायर्स हो गए, या मशीनरी पार्ट्स हो गया। जैसे भी मशीनों में जो फ्रिक्शन होता है मशीनरी पार्ट्स में, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, जो पार्ट्स हैं मशीनों के वो घिस जाते हैं, तो वो एक नुकसान है भी हमारे लिए। या फिर फ्रिक्शन की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है उनको चलाने के लिए। फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, तो वो भी एक नुकसान है हमारे लिए। और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होती है, और हीट से भी डैमेज होता है मशीनरी पार्ट्स को। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, इसके अलावा भी जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले काफी कम होता है, अराउंड 1% ओनली। So that's why we transport heavy things on the cart having wheels instead of sliding. ठीक है जी। तो हम रोलिंग फ्रिक्शन काफी कम होता है भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इस करके जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं उनमें व्हील लगे होते हैं, तो व्हील से क्या होता है, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो जिससे फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। जैसे जो बाल बेयरिंग देखा होंगे आपने भी, बेयरिंग्स होते हैं, तो उनमें जैसे गोलियां होती है, तो गोलियां होने से क्या होता है उसमें, तो फ्रिक्शन कन्वर्ट्स इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। अच्छा, अभी इसके अलावा हमें कई बार फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है इन सम सिचुएशंस, एंड इन सम सिचुएशंस वी हैव टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। तो भी ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़े, where we feel the need of increasing the friction, ऐसी कोई सिचुएशन भी? जैसे फॉर एग्जांपल भी मतलब जब रेन होती है, भी रेन, तो रेन के टाइम में
सड़कों पे जब पानी आ जाता है तो फिर व्हीकल के टायर्स और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है। या फिर जो हिली एरिया होते हैं भी वहां पे जब बर्फ गिरती है तो बर्फ जम जाती है रोड पे और जिससे फ्रिक्शन काफी कम हो जाता है, तो वहां पे फिर गाड़ियों के स्लिप होने का डर होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं फिर, तो वहां पे फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। तो कैसे बढ़ाते हैं फ्रिक्शन को भी, तो थोड़ा सैंड वगैरह वहां पे छिड़क देते हैं, सैंड वगैरह स्प्रेड करके, या फिर गाड़ियों के जो टायर होते हैं उनमें कुछ लगा देते हैं कील, जिनमें कील लगी होती है, कुछ लपेट के उनके टायरों पे जिनमें कुछ पॉइंटेड चीजें लगी होती हैं कील वगैरह, तो फिर वो गाड़ी को चलाते हैं अभी। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। और फ्रिक्शन को घटाने के तरीके भी, जैसे बाई पॉलिशिंग, बाई लुब्रिकेशन, और ये सब मेथड्स हो गए फ्रिक्शन को कम करने के। ठीक है, तो कई बार हमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है और कई बार हमें फ्रिक्शन कम भी करना पड़ता है। तो भी ये आप कर लेना, ये हमारी थ्योरी तो खत्म हो गई है फ्रिक्शन की, और फिर अगली क्लास से हम ये जो एक्सरसाइज है भी ये स्टार्ट कर देंगे। तो आप इसको ट्राई कर लेना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बना के दे दूंगा अभी, इसकी वीडियो सोल्यूशन बना दूंगा मैं, तब तक आप ट्राई कर लेना इसको। ठीक है।